कपल को एक साफ सुथरे कमरे में 50 दिनों के लिए $50 लाख का इनाम देता है और अगर उनमें से एक कमरा छोड़कर चला जाता है तो इनाम की रकम घटकर $10 लाख हो जाएगी। उस कमरे में बाहर के किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं कर सकते और उनके मनोरंजन के लिए उस कमरे में कुछ भी नहीं होता सिवाय उन दोनों के। हालांकि वो इनाम के पैसों के हिस्सों से पैसे देकर अपने लिए कोई सामान मंगवा सकती हैं और आज के कपल का नाम है माइक और कैट, जो ये सोचते हैं कि वो आसानी से इन पैसों को हासिल कर लेंगे। माइक अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानता है कि उन्हें ये जगह मिल गई है और कैट इसे एक दूसरे मौके की तरह देखती है। हालांकि वो ये भी कहती है कि वो अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए इन पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। अब कैट तो ये सोचती है कि अगर हम कम खाना खाएंगे, कम चीजें मंगाएंगे तो हमारे पास ज्यादा पैसे बचे रहेंगे, लेकिन ये चीज माइक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो फ्यूचर में अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहता है और पैसों के बारे में जरा भी नहीं सोचता। अब वो उस जगह की छानबीन करते हैं और देखते हैं कि हमने इस कमरे के बारे में जैसा सोचा था ये तो वैसा ही है, बिल्कुल साफ सुथरा, सब कुछ सफेद होता है और उनके पास सिर्फ एक बेड और एक बेंच होता है और नियम के हिसाब से उस बाथरूम में एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है और वहां पर एक लाल बटन भी है जिसका इस्तेमाल वो बाहर जाने के लिए कर सकते हैं, यानी कि इस खेल को छोड़ने के लिए कर सकती हैं। उस कमरे में एक टच स्क्रीन होती है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने लिए सामान मंगा सकते हैं और बाहर जाने के लिए दरवाजे पर एक बड़ी सी डिजिटल वॉच लगी होती है जिसमें उनके वहां पर रहने का समय चल रहा होता है। इनका खाना सिर्फ इस हिसाब से बना होता है कि उनकी हर दिन के लिए जरूरी कैलोरी को पूरा कर सके और फिर उनको एक सफेद शेक भी दिया जाता है जो कि एक सफेद डब्बे में होता है। उस कमरे में ऑटोमेटिक लाइट्स भी होती हैं जो दिन के समय के साथ बदलती हैं, जैसे सुबह को अलग, दोपहर को अलग, शाम को अलग और जब रात हो जाती है तो लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब उनको सोना है। टच स्क्रीन में अलार्म लगाने का ऑप्शन भी होता है, जबकि माइक को इससे कोई लेना देना नहीं होता। वो तो यहाँ पर दिन बस छुट्टियों की तरह बिता रहा है और आराम से देर से सोता है और सुबह देर तक उठता है। अब कैट को तो जल्दी सुबह उठना होता है, इसलिए वो अलार्म लगाती है ताकि वो एक्सरसाइज कर सके। वहाँ पहले रात को जब बेड पर जाते हैं तो माइक कैट के साथ बिजी हो जाता है, लेकिन कैट थोड़ी परेशान होती है कि शायद डॉक्टर उनको देख रहे होंगे, लेकिन माइक के जोर देने पर वो चादर के अंदर घुस जाते हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है और कैट बाथरूम के अंदर जाती है और अपने आप को शीशे में देखकर ऐसी बातें बोलती है जिससे उसका मन बदले और उसका हौसला बढ़ा रहे। उन दोनों के नहाने के बाद वो दोनों अपने कपड़ों को धोने के लिए डाल देते हैं और बदले में उन्हें साफ सुथरा ट्राउजर मिलता है जिसमें थोड़ा सा रंग होता है और फिर अपने आप को बिजी करने के लिए कैट सोचती है कि आखिर क्यों डॉक्टर ने ये प्रयोग किया होगा। माइक उसे उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताता है जिसमें उसने देखा था कि डॉक्टर बैन के एक एक्सपेरिमेंट के कारण कैसे एक फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ था। कोई नहीं जानता कि वैन ऐसा क्यों करता है और सबको बस इतना पता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं और वो उन पैसों का इस्तेमाल लोगों को नई नई परिस्थितियों में डालकर करता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि लोग अलग अलग हालात बदलने पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अब वो दोनों खुद को एंटरटेन नहीं कर पा रही हैं, जो कि उनके लिए काफी बड़ी समस्या बन गई है। फिर कैट ध्यान लगाने की कोशिश करती है, जबकि माइक कभी कभी घड़ी को घूरता रहता है और कभी कभी अजीब अजीब सवाल सोचने लगता है, जैसे कि सफेद रंग का क्या मतलब होता है और जिसका जवाब वो अपने आर्ट स्कूल में सीखी गई नॉलेज के हिसाब से दे रहा होता है और बच्चों जैसी बातें करता है कि हमें इस डायरेक्शन में ब्रश करना चाहिए, उस दिशा में ब्रश नहीं करना चाहिए। कैट उसको हमेशा याद दिलाती रहती है कि वो घड़ी को ना घूरे और अपना ध्यान इनाम की ओर लगाए जो मिलने वाला है, लेकिन अच्छा सोचना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर तब जब माइक अच्छे से सो नहीं पाता। अब कैट शीशे के सामने कुछ शब्द कहती है जिसे वो रोज का काम बना लेती है। वो माइक को भी हौसला देने की कोशिश करती है और जब कैट ध्यान लगाती है तब माइक ज्यादातर दौड़कर एक्सरसाइज करता है और साथ में वो हाथ से ताली बजाने वाला गेम भी खेलते हैं और एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। जब भी अपना गंदा ट्राउजर उतारते हैं तभी उन्हें वैसे ही साफ सुथरे ट्राउजर दे दिए जाते हैं। फिर कुछ हफ्ते ऐसे ही करके बीत जाते हैं और तभी कुछ अजीब सा होता है। माइक को एक कीड़ा दिखता है जो गलती से उनके कमरे में घुस जाता है। माइक उस कीड़े से बच्चों की तरह बात करने के बाद उसे पीने के लिए अपना शेक देता है, लेकिन जैसे ही वो शेक की कुछ बूंदे जमीन पर गिराता है तभी कंप्यूटर की आवाज आती है कि जानवरों के लिए कोई खाना नहीं है, खाना सिर्फ प्रतियोगियों के लिए है। अब माइक उस कीड़े की चिंता करता है क्योंकि वो कीड़ा यहाँ पर बच नहीं पाएगा। माइक फिर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम इस कीड़े के बाहर जाने के लिए रास्ता तो खोल दो और वो उनसे वादा भी करता है कि वो खुद वहां से बाहर नहीं जाएगा। कैट उसको समझाती है कि जिस स्पीकर से आवाज आ रही है उससे आवाज वापस नहीं जा सकती, जिसको सुनकर माइक दरवाजे को खोलने के लिए लाल बटन को दबाने की कोशिश करता है, जिस वजह से उनके बीच बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि सिर्फ एक बेवकूफी की वजह से कैट को ये लगता है कि अगर वो बटन को दबाएगा तो वो हार जाएंगे, चाहे माइक वहां से बाहर जाए या फिर ना जाए। अब उस कीड़े को नीचे रखने के बाद माइक कैट को बताता है कि वो कीड़ा भी एक प्राणी है जिस पर तुमको बिल्कुल भी दया नहीं है। इस बात को सुनने के बाद कैट कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही दयावान नहीं बन रहे हो, मैं तुम्हारी तरह शाकाहारी नहीं हूँ। और जैसे ही उनकी बहस बढ़ती है तो कैट एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, वो ये सोचती है कि माइक ही सिर्फ अकेला शाकाहारी है और वो उसके पिता को नीचा दिखाने लगती है, जिनके पास हमेशा से ही माइक के लिए सब कुछ रहा है, इसलिए वो कभी बुरे हालातों से नहीं गुजरा। फिर कैट इस बातचीत से दूर जाने लगती है और वो उस कीड़े को कुचलकर मार देती है और कहती है कि सॉरी, गलती से हो गया। लेकिन माइक उसकी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि उससे ये गलती से हुआ है। अब माइक गुस्से में अपने कुछ दिन उस कमरे के कोने में बिताता है और तभी वो सोचता है कि मुझे इस तरह बिना खाने के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये मेरे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। अब क्योंकि वो दो ट्रीट्स भी ले सकते हैं, अब माइक सोचता है कि अगर मैं 2 ट्रीट्स लेता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा $1000 कम होंगे, लेकिन कैट उसे मना करती है। लेकिन माइक कहता है कि मुझे तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर रह रहा हूँ, इसलिए पैसे मेरे भी हैं। और फिर उसको उसकी ट्रीट में हरा कलर मिलता है जो काफी नहीं होता, लेकिन कम से कम माइक अब दीवारों पर कुछ ड्राइंग्स बना सकता है। उसे कुछ देर ड्राइंग करने के बाद कैट उससे उसकी तस्वीर बनाने के लिए कहती है और माइक भी मान जाता है।
फिर माइक तब तक चित्र बनाता है जब तक कि उसके पास बिल्कुल भी कलर नहीं बचता और कैट उससे बहुत ही गुस्सा हो जाती है। जब वो बाथरूम में टॉयलेट और फर्श पर चारों तरफ हरा कलर फैला हुआ दिखती है, फिर कैट बच्चों की तरह बर्ताव करने के लिए माइक से माफी मांगती है और उससे बताती है कि उसने जितना सोचा था कि उससे भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कम से कम अब उनको यहाँ पर सिर्फ 20 दिन और बिताने हैं और उसके बाद सारा पैसा उनका। वो उदासी से अपने दिन बिता रहे होते हैं। तभी सुबह कैट उठती है और उसे बाथरूम में एक गन मिलती है और उस गन के वहां होने से वो बहुत डर रहे होते हैं, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो उसको बेड के नीचे छुपा देंगे और वो गन को बेड के नीचे छुपा देते हैं। कुछ दिनों बाद इन दोनों को एक रिवॉर्ड दिया जाता है जिसमें इनके चाहने वालों ने वीडियो मैसेज भेजे होते हैं। फिर माइक को अपनी बहन की तरफ से एक मैसेज मिलता है जो उसको बताती है कि वो और उसके मॉम डैड आजकल क्या कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी सोचती है कि माइक अब कैट के साथ नहीं होगा। अपनी बहन को देखकर माइक बहुत खुश होता है, लेकिन कैट काफी समय से अपनी फैमिली के किसी भी सदस्य के टच में नहीं है और जब उसके डैड की एक वीडियो प्ले होती है तो वो बहुत ही घबरा जाती है, जो कि अब अनाथालय में रह रहे हैं। और कैट उस वीडियो को बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वो बंद नहीं होती, जिसकी वजह से कैट बाथरूम के दरवाजे की ओर जाती है और रोने लगती है। अगले दिन कैट अलार्म के बजने के बावजूद भी नहीं उठती और पूरा दिन बेड पर पड़ी रहती है क्योंकि वो बहुत ही उदास थी। और जब माइक उससे पूछता है कि वो इतना परेशान क्यों है, तो कैट बताती है कि उसने अपने पिता को सालों से नहीं देखा और उसने माइक को हमेशा अपने बारे में झूठ बताया है कि वो कौन है। वो अपने पिता पर शर्मिंदा होती है और किस तरह उसके पिता ने शराब के लिए उसका घर बेच दिया था, उसकी स्कूल की फीस नहीं दी और उसके आम इंसान की तरह बड़े होने के सारे मौके खत्म कर दिए। अब वहां से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 2 हफ्तों का समय बचा होता है। कैट अभी भी बेड पर रहती है जबकि माइक वक्त बिताने के नए तरीकों का इस्तेमाल करता है, जैसे वो ड्राइंग्स को अपनी उंगलियों से फैला देता है और अपने पैजामे पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ता है और एक्टिंग की कई सारी एक्सरसाइजें करता है। वो कैट को चुटकुले भी सुनाता है ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर वो थक हार कर उसके साथ बेड पर लेट जाता है, ये सोचकर कि वो शायद इससे थोड़ा अच्छा महसूस करे, लेकिन उसका ये आइडिया भी काम नहीं करता। अब माइक कभी कभी जमीन पर सोता है ताकि कुछ अलग महसूस कर सके। एक सुबह वो कैट को ट्रीट लेने के लिए मनाता है, लेकिन वो पैसों को हारना नहीं चाहती। माइक उससे कहता है कि वो नहीं जानता कि वो ये सब आगे कर पाएगा या नहीं, और वो आखिरकार कैट को ट्रीट के लिए मना लेता है और माइक ऐसा करता है और वो हैरान रह जाता है जब दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से एक न्यूड औरत कमरे के अंदर आती है जिसका नाम सिमोन होता है। वो उस प्रयोग के बारे में कुछ नहीं जानती, वो तो सिर्फ एक एक्ट्रेस होती है जिसे कि पैसे दिए जा रहे होते हैं और उसको 1 महीने के लिए बुक किया गया था और अब उसमें से सिर्फ 24 घंटे बचे हुए हैं। लेकिन कैट उसके वहां होने से खुश नहीं होती और वो माइक को अपनी टी शर्ट सिमोन को देने के लिए कहती है ताकि वो अपने आप को थोड़ा ढक सके। सिमोन माइक की बनाई हुई ड्राइंग्स को देखती है और उसकी काफी तारीफ करती है। इसकी वजह से कैट थोड़ा चढ़ जाती है। अब जब रात होती है तो माइक जमीन पर सोने का फैसला करता है, जबकि दोनों लड़कियों को बेड पर सोने के लिए कहता है और सिमोन उनसे कहती है कि वो जब तक सोते रहेंगे तब तक वो जागती रहेगी, लेकिन कैट कहती है कि नहीं, हम तीनों बेड पर ही सोएंगे। अब उस रात कैट को सोने में बहुत परेशानी होती है। अब सुबह कैट सिमोन को बेड पर नहीं पाती और सोचती है कि शायद वो चली गई है, लेकिन हकीकत में वो बाथरूम में होती है। अब इस सबसे बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कैट ट्रीट लेने का फैसला करती है और उस ट्रीट में उसे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसमें 3 कैंडी होते हैं। कैट तुरंत ही उनमें से एक खा लेती है और एक सिमोन को भी दे देती है, लेकिन माइक बहुत ही हिचकिचाता है और काफी फोर्स करने के बाद एक कैंडी को ले लेता है। अब ये तीनों कमरे में नाचते गाते रहते हैं और तीनों के बीच कुछ किसेस भी होने लगती हैं। हालांकि कुछ देर बाद माइक एक बुरी चीज देखता है जहां उसके चारों ओर खून होता है और ऐसा लगता है कि वो पानी के अंदर है और उसका छोटा भाई पानी में डूब रहा है। फिर ये दोनों लड़कियां माइक को सपने से बाहर निकाल लेती हैं, लेकिन वो अभी भी डरा हुआ होता है और वहां से बाहर जाने के लिए कहता है कि शॉन डूब रहा है। कैट उसको बेड पर लेकर जाती है और उसे तब तक शांत करती रहती है जब तक वो सो नहीं जाता। इसके बाद कैट सिमोन से पूछती है कि माइक क्या कह रहा था। तब कैट उसे माइक के छोटे भाई शॉन के बारे में बताती है जो उनके पूल में डूब गया था जब माइक उसका ध्यान रख रहा था, जिसके लिए माइक आज भी अपने आप को दोषी समझता है। माइक उस वक्त नशे में था जब ये सब हुआ था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही चोट पहुंची थी और इस वजह से वो इस कैंडी को भी खाने में झिझक रहा था। अब जब माइक उठ जाता है तो सिमोन उसको बताती है कि उसने अपनी माँ को खो दिया था जब वो बच्ची थी और कहती है कि उन दोनों ने ही अपने किसी खास को खोया है। अब सिमोन माइक का हाथ पकड़कर उसको शांत करने की कोशिश करती है और कैट जब उसको ऐसा करते हुए देखती है तो वो काफी परेशान हो जाती है, जिसके बाद कैट और सिमोन के बीच माइक को लेकर काफी बहस शुरू हो जाती है और फिर माइक उनको चुप कराने के लिए उन पर चिल्लाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से कैट उससे माफी मांगती है और अपनी गलती मान लेती है। अब अगली सुबह माइक ठीक महसूस नहीं कर रहा होता, लेकिन कैट का तो उस पर ध्यान नहीं होता और वो दूसरी चीजों पर ध्यान दे रही होती है। आखिरकार सिमोन वहां से जा चुकी होती है, लेकिन वो दीवार पर एक मैसेज लेकर जाती है जिसमें वो माइक को एक रात बिताने के लिए उसको थैंक्स कहती है। अब कैट चिल्लाती है कि ये सब क्या है, तो माइक समझाने की कोशिश करता है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वो उसको समझाता है कि ये बंदूक की तरह है, ये कमरा उनके बीच लड़ाई करवाने के लिए ऐसा कर रहा है। अब गुस्से में कैट माइक को दीवार की तरफ धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लगती है और उसके सर से खून बहने लगता है। फिर माइक उसे दूर हो जाता है और उसको याद दिलाता है कि उसने उसको कभी भी धोखा नहीं दिया है, यहाँ तक कि जब वो न्यूयॉर्क गया था तब भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसके बाद कैट रोते हुए उससे माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन इस दौरान माइक की चोट की वजह से चक्कर आने लगते हैं और उसे लगता है कि उसे एक डॉक्टर की जरूरत है और फिर कैट उसके लिए शेक लेकर आती है।
कैट माइक को याद दिलाती है कि नियमों के हिसाब से उन्हें किसी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब माइक उसकी कही हुई बातों पर यकीन नहीं करता और वो सोचने लगता है कि क्या कैट को मेरी थोड़ी भी परवाह है, क्योंकि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ और उसे सिर्फ पैसों की ही पड़ी है। अब धीरे धीरे उसकी चोट ठीक होने लगती है और उसका खून बहना बंद हो जाता है, लेकिन वो डर रहा होता है कि तब क्या होता अगर मेरी चोट बहुत ही गंभीर होती। क्या कैट मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती या मुझे यहीं अंदर मार डालती। इसके बाद माइक यहाँ से जाने का फैसला करता है और कैट से कहता है कि वो भी उसके साथ चले, जिस पर कैट मना कर देती है और माइक को कहती है कि तुम्हारे लिए ये कहना बहुत ही आसान है, क्योंकि तुम्हारे डैड के पास हमेशा ही पैसे रहे हैं और तुम उन्हें उड़ाते हो। और यहाँ तक कि कैट माइक को रोकने के लिए गन दिखाती है और उसको धमकाने लगती है, अगर तुम यहाँ से बाहर निकले तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। हालांकि माइक उसको नजरअंदाज कर बटन दबाता है और इस रूम से बाहर चला जाता है, लेकिन कैट उसको कुछ कहती नहीं है। कैट अब पूरे दिन अकेले रोती रहती है, परेशान रहती है। कैट की जीत के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, खाली इसे 2 दिन यहाँ पर रहना होता है। लेकिन कैट बटन के पास जाती है और सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। माइक रोड पर घूम रहा होता है और उसे कैट एक बिल्डिंग से बाहर आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ये लोग रूम छोड़ने के बाद कभी नहीं मिले, सिर्फ आज मिल रहे हैं। माइक कैट से कहता है कि तुमने रूम को छोड़ दिया था या फिर जीत कर निकली थी, लेकिन कैट उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वो माइक से माफी मांगती है जो उसने माइक के साथ किया था उसके लिए। और जब वो जा रहे होते हैं तो हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें से कैट बाहर आई थी, और ये बिल्डिंग बिना घर वाले लोगों के लिए बनाई गई होती है, जिसके बाहर लिखा होता है कि एक अनजान व्यक्ति ने नई किचन बनाने के लिए कुछ पैसे दान किए हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि अब उस कमरे में एक नया कपल आया हुआ होता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।